बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शंस और इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे और हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होते क्या है। इनको सिंपल वे में हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दो रिएक्शंस in which an atom or group of atoms have been replaced in such a way that degree of unsaturation increases in the product। ये इसका फर्स्ट पॉइंट बन जाता है कि दो रिएक्शंस in which an atom or group of atoms have been replaced in such a way that degree of unsaturation increases in the product। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर डबल बॉन्ड ऑलरेडी स्टार्टिंग मटेरियल में है तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है कि दो रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड इन सच ए वे दैट कोवैलेंसी, जिसे हम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, डिक्रीजेस इन द प्रोडक्ट। लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन जो है नॉर्मली टेट्रावैलेंट होती है, चार बॉन्ड बना सकती है। अगर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट हासिल होता है जिसमें इसकी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अटैच टू कार्बन एटम डिक्रीज हो जाते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। इसकी थर्ड कंडीशन ये है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम इस तरीके से रिप्लेस हो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, तो इस तरह के रिएक्शंस को भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। आइए हम इनको टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में और किस तरह हम इन एलिमिनेशन रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है उसे हम वन वन एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। इनको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें जो लिविंग ग्रुप हैं, इसमें लिविंग ग्रुप जो है वो दो लिविंग ग्रुप होते हैं। ये लिविंग ग्रुप एक ही कार्बन एटम से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी इनकी जो पोजीशन होती है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक इस तरह का सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को देखें तो इस केस में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और इसी कार्बन के साथ जो लिविंग ग्रुप है वो हैलोजन ये भी रिप्लेस हो जाए, तो ये दोनों जो लिविंग ग्रुप हैं इनकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन वन वन पोजीशन बनती है। अगर ये दोनों किसी तरीके से रिप्लेस हो जाएं और रिजल्टेंट जो रिएक्शन होगा उसे हम वन वन एलिमिनेशन का नाम देते हैं। इसका अल्टरनेट नेम हम इसे कह सकते हैं कि अगर हम इसको लेटर इस्तेमाल करें तो ये लिविंग ग्रुप की जो पोजीशन है ये अल्फा के हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन अल्फा पोजीशन पे है लिविंग ग्रुप, और ये जो लिविंग ग्रुप क्लोरीन है विद रिस्पेक्ट टू दिस लिविंग ग्रुप ये भी अल्फा पोजीशन पे है। कि हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि बोथ लिविंग ग्रुप दे आर अल्फा टू ईच अदर। तो इस तरह के रिएक्शंस को भी हम अल्फा एलिमिनेशन या वन वन एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। जब हम इस ये बेसिकली एक क्लोरोफॉर्म है, इसको जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन और ये हेलोजन रिप्लेस हो जाते हैं, तो इस केस में हमारे पास इस तरह की स्पीशी प्रोड्यूस होती है जिसे हम कार्बीन का नाम देते हैं। कार्बीन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक न्यूट्रल स्पीशी होती है। कार्बन की वैलेंसी डाईवैलेंट होती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। टोटल इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इस अगर हम कार्बीन को डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम that has lone pair of electron and is neutral, such type of compounds are known as carbenes। तो जब भी वन वन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन प्रोड्यूस होगा। इस केस में कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंट है, कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें डाईवैलेंट कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वैलेंसी कोवैलेंसी ऑफ कार्बन एटम जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वो डिक्रीज हो रही है और उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन प्रोड्यूस होती है। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी वन वन एलिमिनेशन होगी तो उस केस में हमारे पास कार्बीन एज ए प्रोडक्ट बनती है।
और वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम टेट्रावैलेंट से डाईवैलेंट डिक्रीज होती है। दूसरी इसका अगर हम मैकेनिज्म देखना चाहें तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। बेस इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, इस वजह से रिप्लेस करेगा कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 3 हैलोजेंस, ये हाइड्रोजन है, इट हैज़ गॉट सम डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और ये बेस सेंसिटिव हो जाता है। बेस इस हाइड्रोजन को पिक करेगा तो उसके रिजल्ट में नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम कार्बन आयन प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम से क्लोरीन विद नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन लीव करेगा, और उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो क्लोराइड ले जाता है, रिजल्टेंट जो स्पीशी बचेगी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर इसके ऊपर रह जाएंगे, और इससे हम इस वजह से ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और ये वाली स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। सबसे दूसरी जो टाइप है उसे हम 1,2 एलिमिनेशन का नाम देते हैं। 1,2 एलिमिनेशन में जो लिविंग ग्रुप हैं दे आर एट 1,2 पोजीशन, यानी ये जो लिविंग ग्रुप हैलोजन है एक्स है वो कार्बन 1 पे मौजूद होगा, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन 2 पे मौजूद होगा। बोथ द लिविंग ग्रुप दे आर एट 1,2 पोजीशन, और जब ये लिविंग ग्रुप रिप्लेस होते हैं तो इस केस में HX निकल जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो हम इस केस में जो हमने दूसरी डेफिनेशन की थी कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड इन सच ए वे दैट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीजेज इन द प्रोडक्ट, सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है, लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसी तरीके से 1,3 एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें लिविंग ग्रुप ये हाइड्रोजन है और दूसरा हैलोजन दे आर एट 1,3 पोजीशन। 1,3 एलिमिनेशन में ये 1,3 पोजीशन से लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं। जब भी लिविंग ग्रुप इन पोजीशन से रिप्लेस होंगे तो हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। 1,3 एलिमिनेशन, 1,4 एलिमिनेशन, 1,5 एलिमिनेशन या इससे ऊपर जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे उन तमाम में प्रोडक्ट जो बनेगा वो साइक्लिक प्रोडक्ट होगा। इस वजह से हम इनको कह सकते हैं कि ये हायर एलिमिनेशन है। हायर एलिमिनेशन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा साइक्लिक प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से जो हमने कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की थी एलिमिनेशन रिएक्शन की कि इनकी 3 कंडीशंस होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की कोवेलेंसी डिक्रीज हो जाती है, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रोडक्ट में इंक्रीज हो जाती है, या साइक्लाइजेशन हो जाती है बाय द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप्स। तो उस केस में हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, और तीनों रिएक्शंस को हम अंडर द टर्म एलिमिनेशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अब हमारे टॉपिक में हमारे लेक्चर में जो बेसिक चीज़ इंक्लूड थी वो है 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शंस को अब हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड इन सच ए वे दैट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीजेज इन द प्रोडक्ट। कि हमारे पास पहले सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर ऑलरेडी डबल बॉन्ड था तो हमारे पास प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज 1,2 एलिमिनेशन, और इसको हम बीटा एलिमिनेशन का नाम भी दे सकते हैं। जब हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो कौन कौन से सबस्ट्रेट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि बीटा कार्बन एटम पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होना लाजमी होता है। ये हैलोजन के साथ वाला जो हाइड्रोजन एटम है इसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन के जो साथ वाला कार्बन एटम होगा हम इसे बीटा कार्बन का नाम देते हैं। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे हम इन्हें बीटा हाइड्रोजन्स का नाम देते हैं। तो ये बेसिक जो सबस्ट्रेट है ये एलिमिनेशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर रहा है कि इस सबस्ट्रेट पे लिविंग ग्रुप और इसकी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम भी मौजूद है। सिमिलरली जब हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है।
सेम इज द केस ओवर देयर कि इस पे एक हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। तो ये जितने भी सबस्ट्रेट हैं ये तमाम के तमाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, जो कि दे हैव एट लीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के साथ एक एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम मौजूद होना चाहिए, जो कि 1,2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब इसी तरीके से अगर हम इस सबस्ट्रेट की बात करते हैं जो कि मिथाइल हैलाइड है, इसमें बीटा कार्बन ही मौजूद नहीं है। जब बीटा कार्बन नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो इस तरह के सबस्ट्रेट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते। सिमिलरली ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन आल्दो नहीं होगा, बल्कि ये रिएक्शन जो है वो इस पोजीशन पे होगा, क्योंकि इनके साथ ये बीटा कार्बन मौजूद हैं और इन कार्बन के ऊपर बीटा हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो ये रिएक्शन इस साइड पे हो सकता है। जब हम इस तरह के सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो इसमें ये बीटा कार्बन है और इसके साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो दैट विल नॉट अंडरगो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका इस साइड पे रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि इस साइड पे जो बीटा कार्बन मौजूद है इसके ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो इनमें से बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं और इस साइड पे एलिमिनेशन रिएक्शन शो हो सकता है। इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन, दिस इज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो इस केस में हमारे पास जो सबस्ट्रेट यूज होते हैं वो एक तो अल्काइल हैलाइड होगा। अल्काइल हैलाइड के बारे में आप लोगों को पता है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि ये अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। और इस केस में जो हम बेस इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, या इस तरह के जो हम बेसिस इस्तेमाल करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, जबकि अल्कोहलिक सॉल्यूशन में ये ग्राइंड करके डालें तो ये सॉल्युबल होते हैं। तो इस वजह से हम होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड विद बेस बनाने के लिए हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है तो होमोजीनियस फेज ऑफ सबस्ट्रेट और बेस बनाने के लिए हम सॉल्वेंट ऐसा यूज कर देते हैं जो दोनों चीज़ों को मिक्स कर दे, तो इस वजह से हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम सोडियम मैथोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसी तरह अल्कोक्साइड बेसिस इस्तेमाल करते हैं तो जो ये वाला पार्ट होगा अल्कोहल का वही हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास सोडियम मैथोक्साइड है तो ये मैथोक्साइड के साथ रेलिवेंट जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा वो मेथनॉल हम इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम मैथोक्साइड के केस में हम एथेनॉल इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये एथेनोलिक पार्ट है। इसी तरीके से स्टेरिकली हिंडर्ड बेस पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, वो भी हम इस केस में इस रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम सोडियम एमाइड, जिसे हम कॉमनली सोडामाइड भी कहते हैं, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम सोडामाइड यूज़ करते हैं तो इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल सॉल्वेंट है वो टॉलिन हम यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन की थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो दो लिविंग ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने इसमें लिविंग ग्रुप की बात की थी कि एक इसमें लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन है, दूसरा लिविंग ग्रुप जो है वो हैलोजन है। दे शुड बी एंटाई टू ईच अदर, यानी इनकी जो ओरिएंटेशन है वो अपोजिट होनी चाहिए, एंटाई पेरिप्लेनर पोजीशन पे होने चाहिए। एक हैलोजन जो लिविंग ग्रुप है वो नीचे की तरफ है, तो ये दूसरा वाला ऊपर की तरफ होना चाहिए। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी कि बोथ द लिविंग ग्रुप दे शुड बी एंटाई पेरिप्लेनर टू ईच अदर, इस तरह की अरेंजमेंट को हम एंटाई पेरिप्लेनर पोजीशन का नाम देते हैं। तो इन तमाम में ये हाइड्रोजन हैलोजन एंटाई पेरिप्लेनर पोजीशन पे मौजूद हैं। तो इसकी थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि बोथ द लिविंग ग्रुप शुड बी एंटाई पेरिप्लेनर टू ईच अदर। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि
लिविंग ग्रुप जो है वो अपोजिट यानी एंटाई पोजीशन से रिप्लेस होते हैं। जब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्री रोटेशन तो हम ये डिस्कस नहीं कर सकते कि लिविंग ग्रुप कौन सा रिप्लेस हुआ है, एंटाई पोजीशन वाला रिप्लेस हुआ है या सिन पोजीशन वाला रिप्लेस हुआ है, ये हमारे लिए बताना मुश्किल होता है। इसको देखने के लिए हमें ऐसा सिस्टम कंसीडर करना पड़ता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो रोटेशन होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो इस केस में हम दो तरह के सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट कॉमन सिस्टम यूज़ होता है उसे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लेते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से अब ये जो सी हेलोजन है और हाइड्रोजन है ये अगर एंटी पोजीशन पे होंगे तो रिएक्शन होगा, अगर ये सिन पोजीशन में है तो रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो उस केस में हाइड्रोजन और हेलोजन यानी बोथ द लिविंग ग्रुप दे शुड बी एंटी पैराप्लेनर टू ईच अदर, तब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अदरवाइज इसके रिएक्शन के चांसेस नहीं होते। आप इसमें से देख सकते हैं कि हेलोजन और हाइड्रोजन इनकी सिन ओरिएंटेशन है, तो इस केस में इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसको प्रूव करने के लिए दूसरा जो मेथड है कि हम जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास जो बेसिक रूट है वो ये है कि हम साइक्लिक सिस्टम ले लें। इसमें का साइक्लिक सिस्टम में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब इस केस में हमने यहाँ पे हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लिया है और इस हेलोजन के एंटी पेरिफेरल पोजीशन पे ड्यूटेरियम मौजूद है। तो इस केस में जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा बल्कि ड्यूटेरियम रिप्लेस होगा। जो भी हेलोजन के एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पे ग्रुप होगा लिविंग ग्रुप वही रिप्लेस होता है। और इस केस में आल्दो इसके लिए ड्यूटेरियम को रिप्लेस करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पे मौजूद है। इस वजह से रिएक्शन जो है उसका रिएक्शन में ड्यूटेरियम रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। जब हम इनके मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो नॉर्मली ये दो तरह के मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं जिन्हें हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन या इवन मैकेनिज़्म का नाम देते हैं, या दूसरा जो मैकेनिज़्म है मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे सिंपल हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में जो बेसिक रिएक्शन है उसकी कंडीशन के रिएक्शन जो है वो टू स्टेप रिएक्शन है, यानी रिएक्शन जो है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। और पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और उसके रिजल्ट में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम कार्बन आयन प्रोड्यूस होता है। जब भी लिविंग ग्रुप लीव करेगा, यानी हम सिंपल वे में ये कहते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि ये रिएक्शन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में पास होता है, यानी इट हैज़ टू क्रॉस द बैरियर ऑफ एनर्जी और दैट बैरियर ऑफ एनर्जी इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और वहाँ जो हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में हिल बनती है उस हिल पे ट्रांजिशन स्टेट लाई करती है। तो इस फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप को लीव करने के लिए इस ट्रांजिशन स्टेट में इसे पास होना होगा। जिस ट्रांजिशन स्टेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें बॉन्ड आर इन द फेज ऑफ ब्रेकिंग। ये बॉन्ड ब्रेक तो नहीं हुआ होता बल्कि ब्रेक होने के करीब होते हैं। और उसके बाद जो है बैरियर ऑफ एनर्जी को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन हो जाता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है कोई भी बेस हाइड्रोजन को पिक करता है और उसके रिजल्ट में ये नेक्स्ट बॉन्ड कार्बन कार्बन की साइड पे शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो हाइड्रोजन को पिक कर लेती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि O और H के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, H और C के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। और जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो हम इसमें सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि ये सेकंड स्टेप में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस केस में जो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हुआ है ये दो स्टेप में है।
जब हम इसकी काइनेटिक्स की बात करते हैं तो हमने ये देखा हुआ है कि जब भी रिएक्शन सेवरल स्टेप में कंप्लीट होगा तो एवरी स्टेप हैज़ गॉट इट्स ओन रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इस केस में फर्स्ट स्टेप का अपना रेट ऑफ रिएक्शन होगा, सेकंड स्टेप का अपना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें हमारे पास ये सबस्ट्रेट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, इन दोनों स्टेप में से उस स्टेप पे डिपेंड करेगा जो स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन है। और स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन वो होता है जिसमें नॉर्मली बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल वे में कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ये स्लो स्टेप होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, सेकंड स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है जितना हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहा है उतना वही उसका जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता। जब हम इसकी काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। अब इस स्लो स्टेप में सिर्फ एक स्पीशी इन्वॉल्व हो रही है, स्लो स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट ही इन्वॉल्व हो रही है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, या हम सिंपल वे में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की भी बात कर सकते हैं। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो हम रेट कांस्टेंट के लगाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट। When we talk about order of reaction is basically exponent sum of molar concentration of reactants. तो इस केस में एक ही स्पीशी इन्वॉल्व हो रही है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन क्वांटिटी होती है, और इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इसका 1 होगा, क्योंकि इसमें जो बेस है वो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। इस वजह से बाई चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि हम रेट ऑफ रिएक्शन डबल ऑब्जर्व करते हैं जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाफ करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाता है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर दे सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बेस की चाहे मर्जी जितनी कंसंट्रेशन चेंज कर दें या चाहे मर्जी उसकी नेचर चेंज कर दें, स्ट्रॉन्ग बेस ले आए वीक बेस की जगह, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। सबस्ट्रेट जिसमें फर्स्ट स्टेप जिसमें सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट ही इन्वॉल्व है। एक दूसरी टर्म हम यूज करते हैं molecularity. Molecularity of the reaction is basically number of species undergoing a change in covalency in the transition state of predetermined step of chemical reaction. अब हम जब रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो इस केस में सिर्फ अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है। जो हमने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ स्पीशीज अंडरगोइंग ए चेंज इन कोवेलेंसी इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पीशी इन्वॉल्व हो रही है। तो इस वजह से जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 1 होगी। मॉलिक्यूलरिटी को हम इस वजह से कहते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। आल्दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 1 है। जो हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसे कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी की बेस पे ही कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी को हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें रूट ऑफ रिएक्शन पता है तो हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है या बाईमॉलिक्यूलर है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन क्वांटिटी है। हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन स्पीशी पे डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। रेट ऑफ रिएक्शन बेस पे डिपेंड कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस ऑर्डर 1 होगा, दोनों का सम 2 हो जाएगा। तो इस केस में पर्टिकुलरली यूनिमॉलिक्यूलर केस में बेस की कंसंट्रेशन चेंज करने से, बेस की नेचर चेंज करने से रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से सॉरी जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के केस में वो 1 होगा। थैंक यू।